नाउ चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में नेक्स्ट टॉपिक आपका बायट सेवर्ट लॉ। अब बायट सेवर्ट लॉ क्या है? अब सपोज आपने क्लास 10th में भी इवन पढ़ा था क्या, कि सपोज कोई करंट एलिमेंट है, ठीक है, कोई करंट एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेगा, ठीक है। और इस पे आपने दो चीजें पढ़ी थी, क्या क्या? पहला डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्गर बनेगी, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? एक तो अमाउंट ऑफ करंट, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, ठीक है। जो भी हम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, सपोज पी पे निकाल रहे हैं या उसके आगे क्यू पे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जितना दूर होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड आपका वहां पर वीक होता जाएगा। क्लियर? तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट अब होगा कितना ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारा है बायट सेवर्ट लॉ। क्लियर? ठीक है, तो अब इस ईयर हम क्या करने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू करंट, अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है, कि एंगल भी उसका कितना बन रहा है हमारा करंट एलिमेंट के साथ, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्लियर? तो आपका जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, अब उसको हम अभी हम क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने डीएल, ठीक है, वायर का एक स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। अब हमें सपोज इसकी लेंथ नहीं पता है, ठीक है, तो हमने एक स्मॉल पोर्शन ले लिया डीएल, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर डीएल, तो वहां पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से अप्लाई हो रही है सपोज क्यू पॉइंट पे, उसको हमने बोल दिया डीबी। क्लियर ना? डीबी डीएल ये सब चीजें पता है ना, जब हम इनफाइनाइटली स्मॉल चीजों की बात करते हैं तो वहां पर हम डी यूज करते हैं। क्लियर? नाउ अब डीबी जो है, क्या बात की हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी जितना डिस्टेंस है आपका उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, साइन थीटा, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फर्दर आपका डीएल के। क्लियर? यानी जितना ज्यादा करंट आप एलिमेंट लोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी आपका वहां पे बढ़ जाएगा। क्लियर? अभी क्या हो रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन आपका वहां पे एफर्ट डाल रहा है, फोर्स डाल रहा है, अगर आप ज्यादा बड़ा पोर्शन लोगे तो क्या होगा, फोर्स भी ज्यादा होगी वहां पे। क्लियर ना? मैग्नेट आपने देखे अलग अलग साइज के, छोटा मैग्नेट लोगे तो उसका इफेक्ट कम होगा, बड़ा होगा तो और ज्यादा इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो वही चीज आपका जितना करंट एलिमेंट है उसकी लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब इन चारों को हमने कंबाइंड कर दिया, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, dB is directly proportional to IDL sin theta by r square। यहां तक क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्केलर है या वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इवन आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था, जब आप फोर्स निकाल रहे थे, फोर्स क्यू वी क्रॉस बी कर रहे थे ना, तो वी और बी क्या है वहां पे, वेक्टर क्वांटिटीज है, तभी उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा था। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो पहले अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। अब यहां पे आपका कांस्टेंट आता है बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई। याद है आप सबने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांस्टेंट पढ़ा था, वहां पे होता था k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट यूज होता था आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और म्यू नॉट यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर हो गया? सो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। पहले तो ये हो गया। अब अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अब देखो आई आपका क्या है, वेक्टर है, नहीं है, आई कहां से वेक्टर है, करंट, स्केलर है। डीएल भी आपका यहाँ पे डीएल वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन जो भी होगी उसकी लेंथ की। नाउ अब एंगल देखो ना, डीएल और इसी के बीच में तो बन रहा है ना, आर के बीच में, ये आर है आपका, डीएल और आर के बीच में एंगल बन रहा है। सो डीएल और आर आपके क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। सो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, आर आर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ताकि हम ऊपर क्या दिखा सके, डीएल क्रॉस आर, ठीक है। और साइन थीटा है, साइन थीटा के लिए कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट।
क्लियर है ना ये पॉइंट? साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होता है। सो डीएल क्रॉस आर का हमने डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट दिखा दिया, और नीचे क्या बन जाएगा? आर क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर? तो बायट सावर्ट लॉ से हम, अब हमें अगर पता है आई पता है, डीएल पता है, आर पता है, ठीक है, और अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इस पूरे का हम इंटीग्रेट कर देंगे, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीबी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एंगल के बेसिस पे डी थीटा। ठीक है, जो भी आपका होगा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर? कर लो ये नोट डाउन। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या थी हमारी? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू डायरेक्टली आपकी 10 रेज टू पावर -7। ठीक है, और यूनिट हम इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं, यहां से इन सबको उधर शिफ्ट कर दिया तो यूनिट इसकी फर्दर बन जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, वैसे यूनिट की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, आपको सिंपली 10 रेज टू पावर -7 न्यूमेरिकल्स में यूज करना होगा। यूनिट आप यहां से भी बना सकते हो। देखो हमें किसकी? म्यू नॉट बाय 4 पाई की चाहिए, तो इन सबको इधर शिफ्ट कर दिया। क्लियर? डीएल इसका भी मीटर होता है, इसका भी मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट गया, मीटर यहां आ गया, इसका एम्पेयर, तो देखो टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पेयर बन गई। क्लियर? नाउ अब बायट सावर्ट लॉ और आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कूलम्स लॉ, अब इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है? सिमिलैरिटी क्या है आपकी? दोनों क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। दोनों क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं आपकी। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स भी और इवन कूलम्स लॉ फोर्स भी। क्लियर? नाउ और दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने इसमें पढ़ा था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हमने पढ़ा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइड टू बोथ फील्ड्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि दोनों ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों पर ही अप्लाई होगा। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो इससे प्रोड्यूस होती थी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स। आपकी जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड हम इससे डिराइव करते थे वो किससे प्रोड्यूस होती थी? स्केलर सोर्स, यानी कि चार्ज। चार्ज जो आपका होता था वो स्केलर होता था। ठीक है, बट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो किससे प्रोड्यूस हो रही है? बाय अ वेक्टर सोर्स दैट इज आईडीएल। ठीक है, डीएल यहां पर आपका वेक्टर है। क्लियर? तो ये डिफरेंस हो गया इनमें। नाउ थर्ड पॉइंट आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट। आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी वो क्या थी? वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट। इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी। जैसे यहां पर हमने क्या दिखाया? क्रॉस प्रोडक्ट। कूलम्स लॉ में हम क्या दिखाते थे वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए? डॉट प्रोडक्ट नहीं रहता था फर्दर आपका, मतलब नॉर्मल वेक्टर है वहां पे। ठीक है, मतलब डायरेक्शन वेक्टर है उसमें ओनली। क्लियर? जैसे आप एफ को कूलम्स लॉ को लिखते थे या इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिख रहे हो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहां पर हम क्या कर देते थे? आर वेक्टर लिखते थे, यानी ये अलोंग द आर वेक्टर होगा। यहां पर क्या हो रहा है? डीएल क्रॉस आर बन रहा है, यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट में बनेगी। यानी डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस प्रोडक्ट में आप सबको पता है क्या होता है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो जो वेक्टर बनता है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, इसमें उसी की डायरेक्शन में थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन द बायट सावर्ट लॉ। इसमें एंगल डिपेंडेंस मतलब हमने साइन थीटा की भी बात की थी। ठीक है, बट इसमें कोई भी एंगल डिपेंडेंस नहीं होता है। क्लियर? नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। अब आप सबने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 रेज टू पावर -9। और म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10 रेज टू पावर -7। क्लियर? अब इन दोनों को हम क्या कर दें? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सपोज मल्टीप्लाई या फिर
डिवाइड करवा दें, मल्टीप्लाई में कटेगा डिवाइड में कटेगा, सॉरी हाँ +9। तो इसको डिवाइड करा दें तो क्या बनेगा देखो, 1/4πε0 अपॉन म्यू नॉट बाय 4π। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, 4π कट जाएगा आपका, इक्वल्स टू में क्या आएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय 10⁻⁻7। यहां तक क्लियर है? अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर क्या बन गया, 1/μ0 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा, ये -7 ऊपर गया +7 हो गया। अब ये चीज ध्यान से देखो क्या है, ये आपका है c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या थी आपकी, 3 इंटू 10⁸। क्लियर? अब ये उसका स्क्वायर है कि नहीं बताओ, तो ये उसका स्क्वायर बन गया यानी c²। यानी आपको क्या मिल गया, 1/μ0 इज इक्वल टू c²। या फर्दर हम इसे लिख सकते हैं तो c इक्वल्स टू 1/√μ0 अगर हमने स्क्वायर वहां शिफ्ट कर दिया तो ये रिलेशन बन गया बिटवीन। अब ε0 क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और μ0 क्या है, मैग्नेटिक परमिटिविटी। क्लियर? और c क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये रिलेशन बन गया आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिटिविटी और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में। क्लियर? ये फर्दर कोई ऐसा मतलब कोई टॉपिक नहीं है, ये जस्ट अ रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज है, यानी कांस्टेंट क्वांटिटीज। ठीक है? नाउ एग्जांपल 4.5 बेटा, अब इसमें हमें क्या गिवन है, एक करंट एलिमेंट है डेल्टा एल, और वो किसमें है, डेल्टा एक्स आई कैप में। ठीक है? इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट दैट इज I इक्वल्स टू 10 एम्पियर। ठीक है? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। यानी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, 0.5 मीटर, और एंगल यहां पर क्या बनेगा देखो, ये एक्स एक्सिस में आई कैप है और वो वाई एक्सिस में रखा गया है, सो इट मींस एंगल आपका 90 डिग्री। क्लियर ये पॉइंट? डेल्टा एक्स की वैल्यू भी हमें लास्ट में दे दी है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है? इसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो दैट इज 0.01 मीटर। ठीक है? या 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं सीधे। नाउ अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। सो dB इक्वल्स टू μ0 बाय 4π आइडियल साइन थीटा बाय r² बायट-सैवर्ट लॉ से सीधा सीधा हमने लगा दिया। ठीक है? μ0 बाय 4π की वैल्यू 10⁻⁻7, आई की वैल्यू 10, dl की वैल्यू यानी डेल्टा एल डेल्टा एक्स के इक्वल, जो कि 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं इसी को। क्लियर? साइन 90 वो वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी साइन 90 की, और नीचे r² 0.5 का स्क्वायर यानी 0.5 इंटू 0.5। क्लियर? हो जाएगा सॉल्व। अब ये डेसिमल सेट है दोनों के, तो इंटू 100 यहां पर आ गया एक और। सो 10⁻⁻, आपस में सॉल्व कर लो, -7 +1 -6 -8 और -6 हो जाएगा फर्दर। ठीक है? 7 कैसे, 6 ही होगा ना, और अभी फर्दर 25 नीचे है, तो 25 को अगर हम डेसिमल में करेंगे 1/25 है, या इसको सॉल्व ही कर लो, 5 5 ये 25 ये कट गया 4 पे सीधे, तो उसको मत करो, 4 हो गया वो नंबर, और 10⁻⁻ ये सॉल्व कर लो, -7 -6 -8, सो 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है? और साइन 90 की वैल्यू जो कि 1, तो फाइनल क्या आ गया आपका, टेस्ला में। डी भी निकाला आपने, बाकी सब अगर ऐसा यूनिट में है तो ये भी ऐसा यूनिट टेस्ला में आ जाएगा। क्लियर? आगे समझ में? जो जो वैल्यूज है हमें उसके अकॉर्डिंग पुट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक अब आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां पे, एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। याद करो, इवन आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था कि सपोज एक सर्कुलर लूप है, अब उसके दूर हम, या तो हम यहां पर भी हो सकते हैं, सेंटर पे भी हो सकते हैं, सेंटर का डेरिवेशन भी इसी से हो जाएगा फर्दर। क्लियर? हम उसके सेंटर पे भी हो सकते हैं, या सपोज हमें कहा जा रहा है हम उसके एक्सिस पर है। क्लियर? ये एक लूप है, हम उसके एक्सिस पर है,
ठीक है, तो एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा। सपोज इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो एक्स है, इसका रेडियस लूप का आर हो गया। ठीक है, अब यहां पे आपका करंट एलिमेंट है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने शॉर्ट इसका ले लिया डीएल, करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें। ठीक है, अब देखो ऐसे शॉर्ट एलिमेंट ले लिया, सपोज यहां से यहां तक ले लिया, तो ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, और ये कौन सा एंगल बनेगा ये बताओ, यहां पर आपका कौन सा एंगल बनेगा 90। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है, तो यहां पे 90 डिग्री बना। तो अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाली साइड आपकी क्या आ जाएगी बताओ, ये वाली साइड आपकी, इसकी आर डिस्टेंस है बेटा। देखो यहां से यहां पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हो गया। अब एक्स क्या निकलेगा इसके बेसिस पे ये बताओ, अंडर रूट, अब ये इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस नहीं, वो परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या इवन देखो अगर हम इसको बड़े की भी बात कर रहे हैं, तो ये यहां पर भी 90 डिग्री अगर एज अ होल बड़ा देखें हम, क्लियर, तो ये भी इवन परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्सिस के। ठीक है, तो यहां पर एक्स आपका ये जो आर है वो बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, नाउ अब यहां पे आपका कोई भी पॉइंट है पी, यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड अब किस बेसिस पे बनेगी बताओ। देखो ये इसका डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड आ रही है, तो यहां पे क्या होगी परपेंडिकुलर बनेगी। देखो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में होगी। या अब यही चीज अगर हम देखें नीचे वाले एलिमेंट से ऐसे होगी, तो इसके भी परपेंडिकुलर यानी इधर बनेगी डीबी। क्लियर, तो आपकी दो डीबी हमने मतलब एक ऊपर और एक डायमेट्रिकली अपोजिट वाले एंड्स के लिए निकाली है। ठीक है, यहां पर आपका थीटा बेटा ये वाला बनेगा। ठीक है, नाउ अब डीबी के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये वाला डीबी परपेंडिकुलर, क्लियर, और एक फर्दर आपका ये वाला डीबी पैरेलल। यहां तक समझ में आया। ये डीबी परपेंडिकुलर कैसे होगी, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर बनता है ना डीएल और क्रॉस आर के। डीएल ये स्मॉल एलिमेंट, ये आर ये जा रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर। क्लियर, सो डीएल क्रॉस आर के, अब डीएल तो आपका नहीं दिख रहा, चलो मान लो डायरेक्शन में, सो आर के तो परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, जो आर आपका जा रहा था उसके परपेंडिकुलर। यहां तक सारा क्लियर हुआ। अब ये डीबी परपेंडिकुलर देखो दोनों तरफ मैंने इसलिए बनाए क्योंकि जितने भी ये ऊपर वाले होंगे उनका ये वाला बन गया, नीचे वालों का ये वाला बन गया फाइनली। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल एंड अपोजिट। अब यहाँ पे डीबी कैसे निकलेगा देखो, बायट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, सो डीबी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, वेक्टर फॉर्म में। अभी हमने वेक्टर फॉर्म में रखा। ठीक है, ये आगे यहां तक। नाउ अब जो आपका आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हमने बात की, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमने फर्दर अगर यह बता रहे हैं सपोज क्रॉस आर से, तो क्या हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अभी। ठीक है, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आर स्क्वायर की वैल्यू हमने डाल दी, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, पहले अब हम दो डायरेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो अब देखो जो आपके ये परपेंडिकुलर वाले हैं वो क्या हो जाएंगे अपोजिट, डीबी तो सबके लिए सेम है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स डीबी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो ओनली कौन सा बचेगा आपके पास डीबी पैरेलल कंपोनेंट। सो हमें अब डीबी का अगर इंटीग्रेशन करना है
तो हमारी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है वो बनेगी डीबी कॉस थीटा। ठीक है ना, पैरेलल के लिए कौन सा बन जाएगा, डीबी कॉस थीटा। सो यहां पर पहले हम कॉस थीटा निकाल रहे हैं, सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो ये थीटा है तो यहां पर आपका कौन सा एंगल थीटा बनेगा, बताओ। इस ट्राइंगल में आपका थीटा यहां पे बेटा, ठीक है, आर अपॉन, एक सेकेंड, कॉस थीटा नहीं, ये आपका यहां पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा कहलाएगा इसका, या इसके बेसिस पर हम देखो ये कहेंगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका ये थीटा बनेगा। क्लियर, ध्यान से देखो, ये 90 माइनस थीटा हुआ और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां पे और यहां पे। क्लियर, तो यहां पर अब हम cos थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया हमारा r, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये cos थीटा हो गया आपका। नाउ अब यहां पे वैल्यू पुट कर दी, डीबी की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ये म्यू नॉट बाय 4 पाई और आई, ये सब चीजें तो कांस्टेंट है हमारी, चेंज क्या हो रहा है, डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो देखो बाकी सब चीजें हम बाहर ले आए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर अपॉन ये पूरी पावर क्या हो जाएगी बेटा इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक क्लियर है, और डीएल का इंटीग्रेशन होगा जो कि फर्दर क्या बन जाएगा, 2 पाई ए, 2 पाई आर, आर इसका रेडियस। क्लियर, सो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर इंटू 2 पाई आर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये बन जाएगा फाइनली आपका। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको चाहे 2 पाई और 4 पाई को हम कट कर सकते हैं, सो 2 बच जाएगा नीचे और r इंटू आर, आर स्क्वायर बन जाएगा आपका। क्लियर, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी इसमें आपकी, आई कैप। आई कैप क्यों, ध्यान से देखो, अब ये कौन से एक्सिस पे, मतलब जिस एक्सिस पे हम निकाल रहे थे उसी एक्सिस पे रह गया, यानी एक्स एक्सिस अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्स पर ही है। आया समझ में। सो फाइनल फॉर्मूला आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, यहाँ पे ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर स्क्वायर, 2 पाई अलग रख दिया हमने, 2 पाई आई आर स्क्वायर, चाहे 2 पाई हम इससे सॉल्व करा सकते हैं बेटा, तो ये सॉल्व कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे नीचे, ठीक है, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। सो म्यू नॉट बाय 2 आई आर स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये भी लिख सकते हो चाहे तो आप, या ये भी लिख सकते हो, दोनों कंडीशन। स्पेशल केस बताता हूं। अब स्पेशल केस क्या है कि अब आपका सपोज क्या हो जाए स्पेशल केस में, कि सपोज हम सेंटर पे आ जाए, हम पॉइंट सेंटर पे ले रहे हैं यहां पे। क्लियर, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका स्पेशल केस, व्हेन x इक्वल्स टू 0, x आपका क्या हो जाए 0, तो अगर x 0 हो गया तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 2/2 कट जाएगी, आर क्यूब बचेगा। मतलब हमने क्या किया, ये पॉइंट यहां पर ही ले लिया एट द सेंटर ऑफ द लूप, यानी ये अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अब सपोज हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर ऑफ द लूप। क्लियर, तो हम जो पॉइंट ले रहे हैं दूर लेने की बजाय, एक्सिस पे लेने की बजाय सेंटर पर ही ले रहे हैं, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 0, ठीक है, एट द सेंटर। समझ में आया। सो एट द सेंटर अगर हमें निकालना है, सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, एक्स 0 हो गया आपका तो क्या बच जाएगा, 2r क्यूब हो गया, ये दो पावर यहां से कट गई, तो फाइनल फॉर्मूला आपका म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है।
और म्यू नॉट की वैल्यू आप सबको पता है क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 है, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कभी आपको म्यू नॉट डायरेक्ट पुट करना है तो आप ये पुट कर सकते हो। क्लियर। और 4 पाई को भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, पाई की वैल्यू आप सबको पता है 3.14, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके पुट कर सकते हो। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करा करना, इन दोनों में 4 पाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 4 पाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर 10⁻⁻7 पुट कर दो, बात वही है। क्लियर, आगे समझ में। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द लूप, ये भी डेरिवेशन हमने इसके बेसिस पे कर लिया। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, जो आपने इवन क्लास 10th में पढ़ा था क्या, कि अगर हम थंब को पॉइंट कर दे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जिस वे में फिंगर एनसर्कल हुई है तो वो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट देगी। अब इसी को अगर हमें सर्कुलर लूप में लगाना है तब हम क्या करेंगे, अब इसका रिवर्स कर दो, यानी अपने थंब, अपनी फिंगर्स को जिस वे में आपने सर्कल किया है वो आपका सर्कुलर लूप का डायरेक्शन होना चाहिए करंट का। क्लियर, जिस वे में करंट जा रही है आपके सर्कुलर लूप में, उसमें आपने फिंगर को एनसर्कल कर लिया, तो जिस वे में आपका थंब शो कर रहा है वो आपका नॉर्थ पोल शो करेगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर, यानी फिंगर्स को आपने, अगर सपोज ये आपका सर्कुलर लूप है, ठीक है, तो फिंगर्स को इस वे में सर्कल कर लिया, ऐसे आए समझ में, तो आपका वो क्या हो गया, करंट इस वे में जा रहा है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वे में फॉर्म हो जाएगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स यहां पर। क्लियर, डायरेक्शन कैसे आएगी, करो अब इस वे में, करंट ऐसे थंब के वे में डाउनवर्ड जा रहा है तो ऐसे, तो यहां से ऐसे, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस हो जाएंगी। क्लियर, और याद होगा आपको कॉइल के बारे में आपने पढ़ा होगा, सर्कुलर कॉइल एक डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो यहां पर आपकी आ रही है तो ये साउथ पोल, याद करो क्लॉक फेस रूल पढ़ा था एक, ये कि अगर आपकी करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो ये साउथ बनेगा, आपका साउथ फेस बनेगा, और इस वे में है तो ये नॉर्थ फेस बनेगा। क्लियर, एक डिस्क मैग्नेट की तरह काम करेगा, अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो नॉर्थ बनेगा, इवन यहां पर भी आपका नॉर्थ ही बनेगा इस वे में जा रहा है तो। क्लियर, और पीछे वाला आपका साउथ हो जाएगा। अगर आप सर्कुलर कॉइल को देखोगे तो अपोजिट, जब पीछे की तरफ से देखोगे तो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट आपको रिवर्स दिखेगी वहां पे। क्लियर, तो एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ बनता हुआ आपको वहां पे दिखेगा। ठीक है, नाउ एग्जांपल 4.6 बेटा, अब 4.6 में देखो हमें क्या बोला, एक स्ट्रेट वायर है जिसका करंट 12 एम्पियर है, ठीक है, और उसको हमने बेंड कर दिया सेमी सर्कुलर आर्क, नीचे फिगर आपको दी हुई है, पहले वाली पहले है और फिर बाद वाली बाद में करा गया, ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क बना दी गई है उससे, ठीक है, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट, अब हमें सेंटर पे ही निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। अब स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से, तो स्ट्रेट सेगमेंट इसके क्या है, पैरेलल है इसके, तो स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, यानी कि जीरो होगी। क्लियर, क्योंकि स्ट्रेट सेगमेंट्स क्या हैं, पैरेलल हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब बी पार्ट, बी पार्ट में आपको क्या बोला है कि सेमी सर्कुलर आर्क, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल, किस वे में रिजेंबल हो रहा है और किस वे में डिफरेंट है। अब यहां पे सेमी सर्कल है आपका, तो जितना हम लूप में करते थे, लूप में हमने क्या निकाला था फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 2r, ये फॉर्मूला था हमारा सर्कुलर लूप में एट द सेंटर, क्योंकि सेंटर पर बात कर रहे हैं ना ये। क्लियर, तो मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा, बट सेमी सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका हाफ हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने बात की है पूरे सर्कल से जितना यहां पर आता है, अब ये वाला पोर्शन तो गायब है नीचे का, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे हाफ हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r, सब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई यानी 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई इंटू आई की वैल्यू 12 अपॉन
2r, r हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻², सो 2 ये 4 कट गया आपका यहाँ पे, ठीक है। 12 पाई यानी 12 इंटू 3.14 कर देंगे और 10⁻⁻5 हो गया। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा, 12 3 36, 36 और इंटू 14 इंटू 12 37 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इसे, और फर्दर एक और प्लेस हम वो करेंगे तो 3.7 इंटू 10⁻⁻4 में आ जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर? इतना ही आ रहा है उसमें। अच्छा हाँ, एक और चीज, इसका हमें क्या करना था, ये तो हमने पूरे सर्कुलर लूप का निकाला, तो इसका हाफ करना था हमें। तो इसका हाफ करेंगे, डिवाइड बाय 2 यानी 1.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? यानी ये जो हमारा फॉर्मूला है वो तो पूरे सर्कुलर लूप का है ना, हमें हाफ करना है। क्लियर? नाउ उसके बाद हमें क्या बोला है, डायरेक्शन, डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी हमारी इसमें। अब डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर करंट आपकी ऐसे जा रही है, ये ऐसे हो गया आपका, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर यानी अब डायरेक्शन निकालो, करंट आपकी कैसे जा रही है, ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, देखो इनटू द, अगर ये आप सपोज अपनी शीट पे रख के देख रहे हो तो इनटू द पेज ऑफ द पेपर, इनटू द पेपर बेसिकली जा रहा है। क्लियर? नाउ सी पार्ट में क्या बोला है आपको, देखो नीचे दूसरी फिगर भी एक दी थी जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी गई। क्लियर? वायर को हमने उसी वे में बेंड, अच्छा सॉरी नहीं, डायरेक्शन ऑफ सेमी सर्कल अपोजिट कर दी आपकी, यानी इस बार हमने सेमी सर्कल इस तरफ से बनाया। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ करंट वही जा रही है आपकी। क्लियर? तो इस टाइम पर क्या हो जाएगा, वापस मैग्नेटिक फील्ड हम सेंटर पे निकालेंगे, तो अगेन मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा, ठीक है, बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो रिवर्स हो जाएगी आपकी, क्योंकि अब देखो, ये देखो, क्लियर, आपका थंब अगर उस तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये डायरेक्शन अपवर्ड शो कर रहा है, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर ऐसे आ जाएगी आपकी डायरेक्शन। क्लियर? आ गया समझ में? 4.7 भी आपका डायरेक्टली है। अब एक और चीज, आप देखो ये हमारा एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वहां पर हम n लूप्स लगा दें, n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए सर्कुलर लूप्स, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स हो जाएगी। यही चीज आपका इवन 4.7 में दिया हुआ है, टर्न्स दी हुई है, 100 टर्न है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एन आपके पास आ गया, करंट आपके पास आ गया, रेडियस आपके पास आ गया वहां पे। क्लियर? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो एग्जांपल 4.7 भी इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा आपका। क्लियर? और मैग्नेटिक फील्ड कैसे यूनिट, टेस्ला, ठीक है। याद रखना हमेशा यूनिट्स में ही आंसर करना है आपको, और सब ऐसा यूनिट्स में रहेंगे तो आंसर फाइनली टेस्ला में आपका आएगा। क्लियर?